नमस्कार। डॉक्टर महिपाल आयुर्वेदा एंड हेल्थ केयर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे एक व्यक्ति के अंदर कोरोना का संक्रमण होता है और जब व्यक्ति के अंदर कोरोना का संक्रमण हो जाता है तब उसके अंदर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और इस कोरोना के बचाव के उपाय पर भी चर्चा करूँगा। और कोरोना के इस दौर में हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए मैं कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ और योगा पर भी चर्चा करूंगा। तो इस पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 1.5 सालों से कोरोना ने हमारे पूरे भारत में कोहराम मचा रखा है और भारत में ही नहीं पूरे संसार में कोहराम मचा रखा है। और कोरोना की विभिन्न वेरिएंट ने विभिन्न तरीकों से मानव समाज को बुरी तरीके से प्रभावित किया है, लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कुछ सावधानियां रख रखाव और जीवन शैली में बदलाव करके इस कोरोना को पूरी तरीके से मात दे सकते हैं। अभी आपको मैं ये बताऊंगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कोरोना का संक्रमण कैसे होता है। जब एक स्वस्थ व्यक्ति किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है या कोरोना संक्रमित क्षेत्र में जाता है तो वहां पर मौजूद कोरोना वायरस उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चला जाता है और जाने के बाद वहाँ अपनी निरंतर रूप से संख्या में बढ़ोतरी करता है और यह बढ़ी हुई संख्या मानव शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करती है, लेकिन मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है और फेफड़ों के कार्यों में कमी ला देती है। जब वायरस का संक्रमण फेफड़ों पर बुरी तरीके से हो चुका होता है तब हमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें से आमतौर पर जो लक्षण देखे जाते हैं जिसमें थकान, ड्राई कफ और बुखार। लेकिन कई ऐसे मामलों में बहुत सारे लक्षण ऐसे भी देखे जाते हैं जो कि सामान्यतः आम संक्रमित व्यक्ति में नहीं देखने को मिलते, जैसे लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। इसमें व्यक्ति को जब खाना खाता है तब उसको भोजन का स्वाद महसूस नहीं होता है, या वो किसी वस्तु को सूंघने की कोशिश करता है तो वो उस गंध को महसूस नहीं कर पाता है। दूसरा सिम्टम है जॉइंट एंड मसल्स पेन। जब व्यक्ति के अंदर कोरोना का संक्रमण होता है तब मसल्स और जॉइंट में पेन होता है। सिर दर्द, बदन दर्द और मिचलियाना थका यानी वोमिटिंग और नोजिया भी देखने को मिलती है। अब कोरोना संक्रमित व्यक्ति के अंदर स्किन पर रैशेज भी उभर सकते हैं और वो रैशेज अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर कोरोना का संक्रमण गंभीर रूप से हो जाता है तब उस व्यक्ति के अंदर चेस्ट पेन और चेस्ट पर प्रेशर का अनुभव होता है, शॉर्टनेस इन ब्रीथ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथ, यानी उस व्यक्ति के अंदर सांस में शॉर्टनेस आ सकती है, यानी वो हाँफ सकता है बहुत, या उस व्यक्ति के अंदर सांस लेने में कठिनाई होती है। और जब इस तरीके से फेफड़ों का संक्रमण हो जाता है तब व्यक्ति को बोलने में भी कठिनाई आती है, लॉस ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट। तो व्यक्ति को बोलते बोलते हाँफ जाता है। और लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कोरोना के सीवियर सिम्टम में व्यक्ति को भूख में कमी आती है, वह भ्रम से ग्रसित हो सकता है और कई बार के मामलों में न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी देखने को मिला है, स्लीपिंग डिसऑर्डर भी होते हैं। कोरोना के संक्रमण में 80% व्यक्ति को संक्रमण होता है और वो फिर से रिकवर भी हो जाते हैं, लेकिन 20% केस ऐसे देखे जाते हैं जिसमें व्यक्ति को तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। अब बात यह है कि कोरोना का संक्रमण किस उम्र के व्यक्तियों में होता है। तो कोरोना का संक्रमण किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकता है, चाहे वह बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो और चाहे जवान ही क्यों ना हो। उस सभी प्रकार के व्यक्तियों में संक्रमण देखने को मिलता है। अभी के दौर में जो वर्तमान कोरोना का स्ट्रेन है वो पिछले कोरोना स्ट्रेन के मुकाबले बहुत अधिक प्रभावी है और वो बहुत ही तेज गति से हमारे फेफड़ों को संक्रमित करता है और उसके कार्यों को प्रभावित करता है। अब मैं आपको यह
बताऊंगा कि कोरोना के बचाव के उपाय क्या हैं। पहला उपाय बचाव ही उपचार है। जब एक व्यक्ति के अंदर कोरोना का संक्रमण हो जाता है तब पहला उपचार बचाव ही उपचार है। ये आपको मैंने बताया है कि बचाव करेंगे तभी उपचार है। और दुर्भाग्यवश अगर किसी व्यक्ति में कोरोना का संक्रमण हो गया है तो उस समय आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए हमें सूझबूझ का काम लेना है और न ही लापरवाही से इस कोरोना के लक्षणों को नजरअंदाज करना है। जब व्यक्ति को कोरोना के लक्षण सामने आ जाए तो उस व्यक्ति को अपने नजदीकी योग्य चिकित्सक से संपर्क कर उसके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को फॉलो करना चाहिए। उसके द्वारा दिए गए दवाइयों को नियमित रूप से लें और समय समय पर जांच कराते रहें। अब मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक इलाज के बारे में भी बताऊंगा। तो जब एक व्यक्ति के अंदर कोरोना का संक्रमण होता है तो हम आयुर्वेदिक इलाज के रूप में प्रातःकाल गुनगुने जल का सेवन करना चाहिए। और गुनगुने जल का सेवन प्रातःकाल के अलावा हम दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। और भरपूर पानी पिए। कोरोना के इस दौर में व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है क्योंकि अभी गर्मी का भी दौर है तो डिहाइड्रेशन की समस्या से भी बचा जा सकता है और शरीर में कमजोरी भी नहीं आती है। और दूसरा, दिन में 2 बार या सुविधा अनुसार 2 दिनों में 1 बार आप भाप का सेवन करें। पौष्टिक आहार खाएं। मौसमी फलों और जूस का सेवन नियंत्रित रूप से करते रहें। विटामिन सी से युक्त खाद्य पदार्थ, फ्रूट और सब्जियों को खाएं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। मनोरंजन के वीडियो देखें। भ्रामक एवं फेक न्यूज़ से दूर रहें। कोरोना का मुख्य और बेहतर जो सुझाव है मैं आपको यही कहूँगा कि आप भ्रामक न्यूज़ों से दूर रहें। ऐसा नहीं है कि जितना कोरोना को घातक बताया जाता है उतना घातक है, और ऐसा भी नहीं है कि जितना उसको हल्के में लिया जाता है उतना वो हल्का भी नहीं। लेकिन फेक न्यूज़ों के चलते इंसान मानसिक रूप से तनाव में आ जाता है। तो इसलिए तनाव से दूर रहने के लिए आपको न्यूज़ से, फेक न्यूज़ से दूर रहना है। और जो इलाज है वो आपका नियमित रूप से भोजन करने और डॉक्टर द्वारा बताए गए निर्देशानुसार चलने पर ही आपका ठीक होगा, औषधियों से ठीक होगा, न कि फेक न्यूज़ों से। आप मनोरंजन के दृश्य देखें, आप कुछ समय के लिए उस दुख को भूल जाएंगे और आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे और तनाव मुक्त जीवन जिए। दूसरा, और अब मैं आपको कोरोना से संबंधित कुछ योगा के बारे में चर्चा करूंगा। तो योगा के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि कोरोना के इस दौर में आपको उन्हीं योगा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है जो कि फेफड़ों की एक्सरसाइज से संबंधित हो, जैसे कि अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति। इन योगों का आप दिन में 2 से 3 बार भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको मेरे अगले YouTube वीडियो पे ये बताऊंगा कि भ्रामरी प्राणायाम को कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस समय करना चाहिए और कितने समय तक करना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का मैं उस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और अभी के इस दौर में अब मैं आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये बताऊंगा कि इस समय हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए कौन कौन सी औषधियों को प्रयोग करना चाहिए। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम 3 औषधियाँ काम में लेते हैं जनरली, जैसे अश्वगंधा, गुडुचि और काली मिर्च। और कई केसेज में यष्टि मधु का भी प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग भाषाओं में दवाइयों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, वैसे अश्वगंधा को भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन इसको पूरे भारत में अश्वगंधा के नाम से भी काफ़ी मशहूर है। और ये अश्वगंधा चूर्ण के रूप में भी मिलती है और अरिष्ट के रूप में भी मिलती है। अब मैं आपको अश्वगंधा के प्रयोग के बारे में बताऊंगा। अश्वगंधा के प्रयोग करने के लिए आप अश्वगंधा को चूर्ण को 2 से 3 ग्राम चूर्ण मात्रा में 2 से 3 ग्राम चूर्ण को आप सुबह शाम दूध के साथ मिलाकर सेवन करें। और यथासंभव ऐसा न करें कि
जल्दी ठीक होने के चक्कर में आप प्रदत्त मात्रा के अलावा ज़्यादा मात्रा का सेवन करें और ठीक होने के आड़ में अपने शरीर को खराब कर दें। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको एक डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा का सेवन करना है और उसका नियमित रूप से सेवन करते रहना है। अब मैं आपको गुडुचि के बारे में बताऊंगा। गुडुचि का भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको गिलोय घनवटी के नाम से भी जानते हैं और इसे मराठा भाषा में गुड़वेल के नाम से भी जाना जाता है। तो गुडुचि के प्रयोग एवं मात्रा की विधि सेम अश्वगंधा की तरह है और इसको भी आप दूध के साथ ले सकते हैं या इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ भी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप टिक्कियों के रूप में भी इसको ले सकते हैं। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण काली मिर्च के बारे में बताऊंगा। काली मिर्च उष्ण और कटु स्वभाव की होने के कारण यह हमारे खांसी और कफ को शोधन करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको काली मिर्च का सेवन सावधानी के साथ करना है, क्योंकि अभी का दौर गर्मी का है और उष्ण स्वभाव के होने के कारण हमारे शरीर में ये गर्मी बढ़ा देती है और शरीर में फोड़े फुंसियाँ बहुत सारे अन्य विकार भी देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको काली मिर्च के एक या दो बीज को ही उसको कूट कर पीस कर और उसको सेवन कर लें। इसके अलावा यष्टि मधु का भी आप गुनगुने जल के साथ सेवन कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ नैतिक उपायों के बारे में चर्चा करूंगा। नैतिक उपायों के अंतर्गत मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करो और घर से जरूरी होने पर ही बाहर निकलो और बाहर निकलते समय साफ एवं स्वच्छ मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर से हाथ धोएं और अगर आप कपड़े का मास्क का प्रयोग करते हैं तो उसको गर्म पानी से दिन में 2 से 3 बार धोएं और आपको जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलना है। बिना फालतू न घूमें और प्रशासन और सरकार को अपना सहयोग प्रदान करें ताकि इस कोरोना के इस महामारी से निपटा जा सके। मैं आपको अपने YouTube के अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति को कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि आम लोगों को भी इसकी जानकारी